अब हम देखेंगे कि ये गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था उनके उदय के प्रमुख कारण कौन से रहे। उदय का जो सबसे प्रमुख कारण है वो आप भी जानते हैं, ये गुट निरपेक्षता था। गुट निरपेक्षता इसलिए कि जब नवोदित राष्ट्र उदित होकर विश्व राजनीति में उभर कर सामने आए तब उनके सामने समूचा विश्व दो महाशक्तियों के गुटों में विभाजित था। ऐसे में ये दोनों ही गुट उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की भरसक कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनकी ये मजबूरी थी कि दोनों गुटों से अलग रहने की नीति को अपनाना पड़ा, क्योंकि दोनों से ही उनके राष्ट्रीय हितों का संवर्धन होता था। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। मनोवैज्ञानिक व्यवस्था से मतलब है कि ये एक स्वतंत्र अर्थ में अपनी स्वतंत्रता जो है वो केवल औपचारिक न हो, व्यावहारिक अर्थ में भी उस स्वतंत्रता का आशय हो। उन्होंने महसूस किया कि गुट निरपेक्षता में अगर आस्था के पोषण करके और किसी विशिष्ट परिस्थिति और स्थिति के संदर्भ में अपना दृष्टिकोण उनको देना पड़े तो वो कर सकें, यानी अपनी नीतियाँ और कार्यवाहियों का सफल संचालन या सुविधापूर्ण संचालन या स्वतंत्रतापूर्वक संचालन तभी संभव है जब वो दोनों गुटों से अलग रहे, तटस्थ रहे। तीसरा उनका जो कारण है वो है हाई गुटों से पृथक रहना, यानी जो दोनों ही बड़े बड़े हाइजेनिक जो गुट हैं उन दोनों ही गुटों से अलग रहने की नीति। अगर ये दोनों गुटों से अलग नहीं रहते या इन किसी एक गुट के साथ सम्मिलित हो जाते तो इसका आशय होता कि वो दूसरे गुट से अपना वैश्विक या विश्व स्तरीय एक दुश्मनी मोल लेना। तीसरा जो कारण था वो है अपने वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने की अभिलाषा। अब इतने लंबे टाइम तक तो ये लोग उपनिवेशवाद का शिकार थे, साम्राज्यवाद का शिकार थे। बड़े मुश्किल से, बड़े संघर्षों के बाद इन्होंने स्वतंत्रता हासिल की, तो उन्होंने ये भय था कि कहीं वापस हमारी स्वतंत्रता छीन ना ले जाए। इसीलिए उन्होंने अपने वैचारिक स्वरूप को, अपनी स्वतंत्रता को एक छलावा ना करते हुए, एक औपचारिक ना करते हुए एक व्यावहारिक रूप में अपना एक दृष्टिकोण, अपने वैचारिक स्वरूप को एक अक्षुण्ण बनाए रखना, यानी कि कभी ये ख़त्म न होने वाला बनाए रखने की स्थिति में थे। फिर था इसका स्वतंत्र विदेश नीति का सफल संचालन की अभिलाषा। इनका ये मानना था कि हम भी स्वतंत्र राष्ट्र, विकसित राष्ट्र या अल्प विकसित राष्ट्रों की तरह हमारी एक स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण हो, यानी दूसरे राष्ट्रों के साथ हमारे राष्ट्रीय हितों को नज़र में रखते हुए या दृष्टि में रखते हुए हम भी वैदेशिक संबंधों की स्वतंत्र रूप से अभिलाषा रखते हैं या करना चाहते हैं। फिर है आर्थिक कारक। अब नवोदित राष्ट्र के पास न तो तकनीकी था, न कोई व्यापार अच्छा था, न कोई आर्थिक रूप से सुदृढ़ था। ये आर्थिक कारक उनके तटस्थीकरण का प्रमुख कारण बना, क्योंकि सभी राष्ट्रों से, सभी देशों से उसका हित या राष्ट्रीय हित का संवर्धन होना था। ये थे इसके गुट निरपेक्ष आंदोलन के उदय के कारण। गुट निरपेक्ष आंदोलन अपने कार्यवाहियों के लिए कोई स्थायी संस्थाओं की स्थापना नहीं की गई है, फिर भी इस आंदोलन की प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय विषयों एवं समस्याओं पर दो संस्थाओं को जन्म दिया है। पहला है समन्वय ब्यूरो और दूसरा है सम्मेलन। सम्मेलन में दो प्रकार के सम्मेलन हैं, विदेश मंत्रियों के सम्मेलन और दूसरा है शिखर सम्मेलन। समन्वय ब्यूरो जो है वो निरंतर विचार विमर्श करने और कार्य में समन्वय स्थापित करने हेतु सक्रिय केंद्र है। शिखर सम्मेलन हेतु मसौदे तैयार करता है। यूएनओ व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संयुक्त कार्रवाई एवं अगुवाई करता है। इसे कार्यकारी भुजा कहा जाता है। फिर है विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। तो गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्री इसमें भाग लेते हैं। सदस्यता जो इच्छुक देश हैं उनके प्रश्न आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श करता है।
गुटनिरपेक्ष के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप देने का कार्य भी करता है। फिर है सीकर सम्मेलन। यह सबसे बड़ा अधिवेशन है। यह सम्मेलन 3 वर्ष बाद होता है, जिसमें गुटनिरपेक्ष देशों के शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। निर्णय जो होता है वो सर्वसम्मति से होता है। इसमें प्राय 4 प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। नंबर 1 पूर्ण सदस्य, नंबर 2 पर्यवेक्षक सदस्य, नंबर 3 पर्यवेक्षक गैर राज्य सदस्य और चौथा है अतिथि सदस्य। शिखर सम्मेलनों के 4 हमें लाभ दिखाई देते हैं। पहला है कि इसकी लोकप्रियता में वृद्धि हो जाती है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अपने स्पष्ट विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। फिर है आर्थिक है, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग में भी वृद्धि हुई है और राजनीतिक मंच पर ये एकजुटता से इन देशों में जो एकजुटता है वो दिखाई देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 3 संस्थाएं मुख्य रूप से कार्य करती है, जो कि इसका गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कार्य संचालन के लिए अति आवश्यक है। फिर है इसकी उपलब्धियाँ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियाँ। इन्होंने इस आंदोलन के तहत बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल की है, जैसे गुटनिरपेक्षता को दोनों गुटों से मान्यता मिली है। विश्व राजनीति में संघर्षों को टालना आसान हुआ है। शीत युद्ध को सशस्त्र युद्ध में परिणत होने से रोक दिया है। शीत युद्ध को देतांत की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण की दिशा में प्रगति हुई है। विश्व समाज के लिए उन्मुक्त वातावरण का निर्माण भी इनके द्वारा किया गया है। अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुरूप विकास के प्रतिमान स्थापित किए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिमान स्वरूप को रूपांतरित करना आसान हुआ है। विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग का बुनियादी ढांचा बना है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की जा रही है। तो ये सभी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम परिवर्तन देखते हैं या जो भी कार्य देखते हैं वो सब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियां कह सकते हैं। लेकिन फिर भी ये भी अपनी आलोचना से अछूता नहीं है। कई विद्वानों ने, कई संस्थाओं ने इसका जो विरोध किया है वो है कि अवसरवादी और काम निकालने की नीति है। ये जो है वो अवसरवादी और काम निकालने की नीति है। दूसरा कहते हैं कि सिद्धांत तो उपयुक्त है लेकिन अव्यावहारिक नीति है। बाह्य सहायता पर यह निर्भर रहता है। ये एक ऐसी नीति है जो सुरक्षा का साधन नहीं हो सकती और एक बहुत ही संकुचित संकीर्ण नीति मानते हैं। राष्ट्रीय हित की अपेक्षा नेतागिरी की नीति मानते हैं और एक ऐसा आंदोलन है जिसकी कोई दिशा ही नहीं है, यानी कि दिशाहीन आंदोलन कहा है। और गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में बुनियादी एकता का अभाव पाया जाता है। एक मूल्य रहित विचारधारा इसको कहा गया है। इसके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सैनिक दबाव बढ़ता जा रहा है। गुटनिरपेक्ष देशों में पारस्परिक तनाव व वैमनस्य बढ़ता जा रहा है। आर्थिक पिछड़ापन हुआ जा रहा है। गुटनिरपेक्ष देशों में अस्थिरता उत्पन्न करना भी चुनौती है। एक नैतिक आंदोलन न कि शस्त्रों का प्रयोग गुट सापेक्ष राष्ट्रों की बढ़ती हुई संख्या भी इसके लिए एक चुनौती हो रही है। आज ये आंदोलन अपनी सार्थकता लिए हुए हैं, फिर भी ये अपनी सार्थकता लिए हुए हैं। शीत युद्ध का अंत, नाटो की भूमिका में परिवर्तन, वार्सा पैक्ट समाप्त, नाभिकीय ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नया आयाम दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के दौर से गुजर रही भारत की अर्थव्यवस्था व विश्व की आर्थिक समस्याओं का समाधान भी इसी से मिल रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन और तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप उचित आंदोलन रहा है। ये सही है कि उसके सामने चुनौतियाँ भी बहुत है और उसका समाधान निकालने की संभावना भी इनके पास बहुत है। थैंक्स।